मलिक साहब आ गए लेक्चर में? मैं भी नहीं। चलिए, अच्छा जी। तो ये डेबाय अक्कल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक रिलेशनशिप था जो उन्होंने ड्राइव किया था। आप रिलेशनशिप बस देख लें, विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस जो है ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। मैंने यहाँ एक उसकी पिक्चर इंसर्ट कर दी थी कि इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, स्पॉन्टेनियस है, और दो इलेक्ट्रोड सोल्यूशन में सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, केमिकल एनर्जी में रिडॉक्स है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के ये बने होते हैं, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अलावा ये आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव के साथ है वो एनोड है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक दो चीज़ें जो बेसिक याद रखने वाली है ना, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। वैसे तो ये तकरीबन मोस्टली लोगों को आती होंगी, जिन्होंने बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा उनके लिए। हमने अक्सर देखा है कि कैथोड, याद रखें, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होनी है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। इसमें हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सर्किट की, यानी मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ये एक रॉड है, ये दूसरा है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसी रिएक्शन से प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि आप इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, तो ये आप एक्सटर्नली इसको एनर्जी दे रहे हैं ताकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ आके इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ये आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर से चल रहे हैं। तो जब आप बिजली दे रहे हैं किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, तो एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने करवानी है ऑक्सीडेशन नेगेटिव चार्ज की, और इसने करवानी है रिडक्शन पॉजिटिव चार्ज की। तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आके लूज होंगे। अगर मैं बात करूं एक ऐसे सेल की जिसमें आप लोग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, जैसे मैं यहां लगा देता हूं जिंक और यहां लगा देता हूं कॉपर, ये कॉपर है और ये जिंक है। अब जिंक ने करनी तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही है तो ये भी एनोड और ये भी एनोड, लेकिन ये यहां पर खुद ब खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है स्पॉन्टेनियसली। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इसलिए एनोड पर नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर, क्योंकि खुद ये इलेक्ट्रॉन जो सोल्यूशन में कॉपर आयन पड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इधर आके, तो एनोड इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा आपके पास, एनोड पे नेगेटिव, सॉरी, और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस एमीटर या गैल्वेनोमीटर से पास होता हुआ इस तक चार्ज, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और फिर वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके जो भी कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल याद रखें कि आपके पास एनोड अगर एक्सटर्नल सर्किट से रिलेवेंट है, यानी हम बिजली दे रहे हैं तो एनोड पॉजिटिव है, और हम बिजली ले रहे हैं तो एनोड नेगेटिव है। इसी का रिवर्स कैथोड के लिए। तो ये इसमें एक बेसिक बात है जो याद रखने वाली है। चलते हैं जी नोट्स के ऊपर वापस। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जिसकी वजह से करंट मूव करती है, जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये आपके पास जो है ना, ये एक चीज़ है इसमें ना, फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ईएमएफ डिफरेंट या वोल्टेज डिफरेंस जिसे आप लोग कहते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करते हैं। 1 मोलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, और अगर इलेक्ट्रोड गैसियस है तो उसका प्रेशर 1 एटीएम हो, अब जो कंडक्टेंस होगी ये उसकी कहलाएगी स्टैंडर्ड ईएमएफ। अच्छा, यहाँ ना एक बात डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अच्छा, इस चीज़ में ना बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है
खास तौर पे उनको जिन्होंने, मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रो को ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट से या उस तरह नहीं पढ़ा होता। ये देखिएगा, तो जो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के बहन भाई हैं, ज़रा जो मैडम से पढ़े हुए हैं, तो मैडम से माजरत के साथ और आप लोगों को ज़रा समझाते हुए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। देखिए, स्टैंडर्ड सबसे पहले ये है कि आपने देखना है कि एक्चुअल वो है क्या जिससे आपने कंपेयर करना है, वो स्टैंडर्ड है। इसका मतलब स्टैंडर्ड का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए, और इसके लिए आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। क्यों हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं इसको अभी मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आपके पास कोई वेट या तराजू तो है नहीं जहां पे आप रख के वोल्टेज को तोड़ लेंगे, ये एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। आप इसमें चेंज मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे होगा ये देखिएगा। ये आपके पास एक ग्लास टोम है, और ये समझाने के पर्पज से ना मैं इसकी तस्वीर यूं बनाता होता हूं। कई लोग इसकी तस्वीर को बुक्स में और तरह थोड़ी सी बनी होती है, आप समझने के लिए इसको यूं समझिए। देखिए, ये ग्लास टॉम्ब है, और इस ग्लास टॉम्ब के अंदर आप अगर तवज्जो से देखेंगे तो जी मलिक साहब आप अनम्यूट ही रहा करें, हाथ खड़ा कर दिया करें जब आप मीटिंग ज्वाइन करें, ताकि ना वो कोई लेक्चर में इशू आए तो फिर पता चल जाए। जी और ठीक है। ओके जी, और ये मैंने इसको अटैच कर दिया एक सोल्यूशन में। अब ये सोल्यूशन किस चीज़ का है? अब ये सोल्यूशन है जी मेरे पास 1 मोलर HCl का। जहाँ पर जिसको समझना है वो वहीं पे प्लीज़ यहाँ पर हैंड रेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको साथ-साथ ही करवाना है। ये है जी आपके पास 1 मोलर H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, डेफिनेटली ये 1 मोलर HCl है। यहाँ पे मेरे पास एक इसके साथ तार अटैच है, जो कि इस टिप पे जो टिप बनी हुई है प्लैटिनम की। अब ये प्लैटिनम टिप जो है ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, प्लैटिनम टिप, ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ अटैच हुआ है और ये पड़ा हुआ है प्रेफस। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इन की। हाइड्रोजन गैस जब मैंने इन की तो वो इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंची। इसने क्या किया, हाइड्रोजन जब इन हुई तो ये इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा एज एन एनोड जब गैस इसके पास आएगी, और जो हमारे पास H2 गैस है, ये उसके अंदर से 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस आने वाली हाइड्रोजन के यहाँ सॉल्यूशन में आ चुके हैं। अब जब इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए तो सॉल्यूशन में क्या चीज मौजूद है, सॉल्यूशन में पहले से H पॉजिटिव आयन मौजूद है। अब इसी इलेक्ट्रोड पे सॉल्यूशन के H पॉजिटिव आयन आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये वो आयन्स हैं जो कि सॉल्यूशन के हैं, और ये कैथोड का रिएक्शन हो रहा है। और इसके ऊपर जब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इन्होंने दोबारा गैस बना दी H2। तो यहां से बाहर आना शुरू हो गई H2 गैस। इसका मतलब जितनी गैस जाके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, उतने H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस दोबारा बना रहे हैं। तो जितनी गैस इन हो रही है उतनी ही गैस आउट हो रही है। इट मींस इसका जो भी पोटेंशियल है, जितनी इसमें लूज करने की एबिलिटी है, उतनी ही गेन करने की एबिलिटी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैथोड माइनस एनोड के फार्मूला से निकलता है। कैथोड की जो भी वैल्यू है और एनोड की जो भी वैल्यू है, आंसर 0 होगा आपके पास। तो ये आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका ई नॉट जो है वो 0 होता है। हाइड्रोजन के केस में ई नॉट जो है वो 0 होगा। पहली बात ये हम लोगों ने याद कर ली। अब हम इस 0 से कंपेयर करेंगे अपने बाकी सेल्स को। यहां तक मलिक साहब समझ आ रही है ना आपको? यस सर, वो एक समझ और आ रही हमारी है। बहन भी थी जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, क्या नाम, सबा हैदर थी, कौन थी? तो वो भी काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा या हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आप दोनों से क्वेश्चन भी पूछता जाऊंगा साथ साथ। तो ठीक है। जी सबा हैदर, जस्ट फॉर अ मिनट जी।
चलो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने वैसे ही हैंड रेज किया, जी, नहीं मुझे नहीं, लगा मैंने आपने आपको कहा कहा कि कि आप सर। बिल्कुल अनम्यूट कर लें अपने आप को, ताकि यहाँ से, ठीक हो क्योंकि गया ये सर। इलेक्ट्रो के रेलेवेंट और मुझे पता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी सीखते हुए ना, कि जी जी सर, स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल। कंपेयर कैसे करते हैं। अच्छा, जी सर। अब फर्ज करें कि मैंने देखना है इस हाइड्रोजन से रेलेवेंट कॉपर को देखना चाहता हूं मैं, कि भाई कॉपर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है। मैंने यहां एक सोल्यूशन ले लिया जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था 1 मोलर, CuSO4, ये आ गया 2 नेगेटिव और ये आ गया 2 पॉजिटिव। अब मैंने यहां एक कॉपर का रॉड इंसर्ट कर दिया और इस कॉपर को मैंने अटैच कर दिया किसके साथ, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। यहां पर मेरा एक वोल्ट मीटर आ गया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इन आई, तवज्जो से, यहां से हाइड्रोजन गैस इन हुई और हाइड्रोजन ने यहां पर आके इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब अगर देखा जाए तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, आपके पास आ चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से आपके पास आ चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, कि यहां पर सोल्यूशन में कॉपर आयन है और यहां सोल्यूशन में 2H पॉजिटिव आयन्स है। जी, तो बताइएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आएंगे या H पॉजिटिव के पास आएंगे, सब आप बताएंगे हमें। जी शाबाश, बताइएगा किसकी तरफ आएंगे, कॉपर की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ, जो भी आपके जेहन में आंसर आता है। जी आप अनम्यूट ही रहने दें अपने आप को। ओके सर, सर ये कॉपर की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे मेरा कॉपर की तरफ? ख्याल है। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इसमें होता है कि जो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सके, मतलब एग्जैक्टली अच्छा, ये हमें कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल। पता चलेगा ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है? हमें तो सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल तो सीरीज। इससे बनती है ना, ये तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी बना रहे हैं, ये बनी नहीं है अभी, हम जी जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो कॉपर है ना, सर। इस कॉपर के पास एबिलिटी ये है, और ये हमें कैसे पता चली है, ये हमें पता चली है हाइड्रोजन से कंपेयर करके, कि भाई कॉपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करने की एबिलिटी रखता है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इन हुई, लेकिन आपके पास जो हाइड्रोजन गैस इन हुई थी उसके इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए? जी, किसने गेन कर लिए ये इलेक्ट्रॉन? कॉपर ने। और कॉपर ने क्या किया, कॉपर। आने वाले इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ये बताएं, ये यहां से हाइड्रोजन इन हो रही थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ चले गए यहां से ट्रेवल करके, तो क्या हाइड्रोजन गैस आउट होगी? जी बताइएगा। नहीं सर, अब तो हाइड्रोजन गैस नहीं होनी चाहिए एक्चुअल थ्योरेटिकली। में ये सर कंपैरिजन थ्योरेटिकली तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो कॉपर के पास है। कॉपर के पास आ गया, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन गैस आउट होना कम हो जाएगी। यानी अगर आप 1 मोल गैस इन कर रहे हैं ना, तो आउट होने बिल्कुल। वाली गैस हो सकता है हाफ मोल हो सकता है पॉइंट, यानी इसकी कम हो जाएगी अमाउंट। तो आपने जैसे ही किसी इलेक्ट्रोड के साथ लगाया और निकलने वाली गैस कम हो गई, तो आपने कहा भाई इसमें गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। किसकी निस्बत टेंडेंसी ज्यादा है? हाइड्रोजन की निस्बत टेंडेंसी ज्यादा है, इस आयन की निस्बत टेंडेंसी। हाइड्रोजन की। तो आपने कह दिया H2 जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो जो लूज करता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और जो गेन करता है वो बिहेव करता है एज अ कैथोड। ये बात आपको समझ आ गई? जी मलिक साहब, आपको भी समझ आ रही है साथ साथ? अब देखते हैं जी इसके लिए। आगे समय। वेरी गुड, अब हम कंपेयर करते हैं जी इसको इसके साथ। लेट सपोज यहां पर मैंने जी मैडम। सर इसमें जब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेवलप हुई है, जी जी यहाँ पे हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो कह सकते हैं कि कॉपर ज्यादा कर रहा है या जी, कम कर रहा है, लेकिन आपस में जैसे कॉपर या जिंक का आपस में जैसे हाँ होता है जी, या आयरन और कॉपर का, बिल्कुल तो जी। वो हमें कैसे पता मैं चला वो था बताता बाय हूँ, यूजिंग एसएचजी मैं बताता हूँ, मैं के। वो बिल्कुल बताता हूँ आपको, 1 मिनट। ये मैं, मेरा इससे अगला क्वेश्चन यानी वो एक्सप्लेनेशन उसी की तरफ जा रही है, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, चाहे आप अनम्यूट रहने दें।
ये देखिएगा, ये है फर्ज करें जिंक। अब मैंने ये नहीं लगाया हुआ इसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं लगाया हुआ, यहां मैंने रख दिया जिंक का रॉड, और ये मैंने रख दिया जिंक का सोल्यूशन, जिंक सल्फेट। ये तो आप लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जिंक सल्फेट आ गया और ये जिंक आ गया। अब जिंक को मैंने, अब ये मैंने अटैच नहीं किया हुआ, अब फर्ज करें ये अटैच हुआ हुआ इसके साथ जो जिंक है। अब एबिलिटी है कि हाइड्रोजन इधर आया और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लेकिन एबिलिटी तो जिंक के पास भी है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है। अब दो किस्म के इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहां पर जिंक और यहां पे H पॉजिटिव आयन। अब ये जो पहले से यहां मौजूद H पॉजिटिव आयन है ना, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, लेकिन यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, एक जिंक की और एक H पॉजिटिव की। तो आप बताइएगा कौन गेन करेगा? जी मैडम आप ही बताइए, ये गेन करेगा या जिंक गेन करेगा? जिंक गेन करेगा। नहीं, हाइड्रोजन गेन करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन में ये टेंडेंसी ज्यादा है कि जिंक आयन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है H पॉजिटिव आयन। तो जब यहां से गैस इन आउट हो रही है, जब कोई सर्किट अटैच नहीं है तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही जिंक के साथ लगाएंगे, यहां सोल्यूशन के पड़े हुए जो H पॉजिटिव आयन है वो जिंक से इलेक्ट्रॉन मांगना शुरू हो जाएंगे, और ये जिंक के पास यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। किसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन जिंक के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, जिंक इलेक्ट्रॉन। तो वो यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू हो जाएगा। तो अब जरा बताइएगा यहाँ पर किधर गई वो, हाँ सबा हैदर जी, सबा हैदर बताएंगी हाइड्रोजन गैस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी, यानी एग्जैक्टली पहले exactly. पहले कम कॉपर के थी और केस में बाद में और अब वो ज्यादा ज्यादा हो रिलीज हो जाएगी। रही एग्जैक्टली exactly. यानी हाइड्रोजन की निस्बत कॉपर इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है, और इसकी निस्बत जिंक ज्यादा लूज करता है। तो हाइड्रोजन गैस बजाय इसके कि यहाँ आके इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे भेजना शुरू हो जाएगा, और ये एक पॉजिटिव आयन उसके इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर 1 मोल गैस इन हो रही है तो हो सकता है 2 मोल गैस रिलीज हो रही है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप एच पॉजिटिव आयन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, आइदर वी आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और वी आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो अब बात आ गई जो अभी मैडम ने क्वेश्चन किया कि अगर ये ना हो, ये नहीं जी मैं इसको उठा देता हूं, अब अगर ये मौजूद नहीं है तो क्या होगा? अब अगर ये मौजूद नहीं है तो एक तरफ जिंक होगा और एक तरफ कॉपर होगा। तो आप जब इसको मिला देंगे आपस में तो ये आ जाएगा, कॉप जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू हो जाएगा। यही इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट है कि जिंक और कॉपर जब मिलेगा तो कॉपर का ई नॉट जो है वो है +0.76, और जो ये है अब ये बिहेव करेगा एज अ एनोड और ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड। ई नॉट इज इक्वल टू, ठहरे मैं जरा ये वैल्यूज कंफर्म कर लूं। जी सर, ये 3-4 आता है सर, कॉपर पॉइंट का थ्री थ्री फोर आता फोर है, ठीक होता है। है ठीक है ठीक है, यू आर वेरी राइट, मैं बस ये कंफर्म ही करना चाह रहा था, मुझे गलती लगी, सो सॉरी। तो ये आ गया +0.34 और ये आ गया -0.76। अच्छा, ये -0.76 तो 34 किससे कंपैरिजन से आया था? ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन से आया था, कि हाइड्रोजन के निस्बत जब इसका वोल्टेज देखा गया तो इतना बन रहा था और इसका इतना बन रहा था। अब जब हमने इनको कंपैरिजन कर लिया तो आपके पास ई नॉट ऑफ द सेल निकालने का फार्मूला क्या है कि आप लोग कैथोड माइनस एनोड यूं लिखते हैं। कैथोड पे कितना चार्ज आ रहा है जी? 0.34, माइनस करके एनोड पे कितना चार्ज आ रहा है? -0.76। तो ये 1.10 वोल्ट डेवलप होगा। तो अगर कॉपर की जगह कोई भी आयन पड़ा हो, कोई भी आयन हो जिसका आपको वोल्टेज दिया हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और यहां पर भी कोई भी आयन दिया हो, तो आप उन दोनों आयंस को इस फार्मूला में पुट करके उनका वोल्टेज निकाल सकते हैं। पहला बेनिफिट इसका कि आप किसी भी सीरीज का यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं जरा वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल होता है। ये सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है ये भी मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूँ। ये फर्ज कर लें कि ये मैं बना रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज, ये इसके अंदर बन गया जी सॉल्ट ब्रिज। इसको हम कहते हैं
विदाउट इंटरफेरेंस। ये सॉल्ट ब्रिज है जिसमें मैंने डाल दिया पोटाशियम क्लोराइड। होगा क्या, जब यहां से कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो कॉपर आयंस तो कम हो जाएंगे, सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो सोल्यूशन तो न्यूट्रल ही नहीं रहेगा, तो करंट पास करना बंद कर देगी। तो सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से 2 पोटाशियम आयन यहां आ जाएंगे, और इसी तरह जिंक ने क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहां पर जिंक जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो जब जिंक यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, तो सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोराइड आयन यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोराइड आयन आ जाएंगे जिंक को बैलेंस करने के लिए। तो सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि वो आयंस को ट्रांसफर करता है। इसे कहते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, कि आपके दोनों बीकर्स अलग अलग हैं और आपने इनको यूं रखा होगा। अगर मैं इसको इस तरह की एक शेप में बनाऊं, एक यू शेप, लाइक यूं, अब यहां पर मैंने क्या कर लिया, मैंने यूं एक शेप तो बना ली इसकी, एक तरफ कॉपर है एक तरफ जिंक है, और मैंने इसके दरमियान ये अटैच कर दिया। ये अब ये जो चीज है ना इसके दरमियान में, ये एक मेम्ब्रेन के तौर पे काम करेगी, यानी यहां से आयंस ट्रांसफर होंगे, सोल्यूशन ट्रांसफर नहीं होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो जिंक आयन यहां ज्यादा हो रहा है वो कॉपर आयन के सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा, और जहां कॉपर कम हो रहा है वहां से सल्फेट जिंक में आना शुरू हो जाएंगे, ताकि दोनों को बैलेंस रखा जा सके। इसे कहते हैं विद इंटरफेरेंस। एक है विदाउट इंटरफेरेंस और एक है विद इंटरफेरेंस। जब विद इंटरफेरेंस यूज होगी तो यहाँ से हम परमेएबल मेम्ब्रेन हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी ये मैडम मासूमा आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन? सर ये हो गया। एक और क्वेश्चन है मेरा जी जी कि जब हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल हम उसी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं। ई नॉट ऑफ सर द सेल। उसमें एक 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 चीज ये थी कि फॉर इंस्टेंस अगर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के साथ अटैच कर दिए हैं हाँ जी विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, जी तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट अपने आप को ओरिएंटेट करेंगे, एक कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा और एक एग्जैक्टली एनोड के तौर पे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। हाउ इज इट पॉसिबल, बाज़-औक़ात हमें ये चीज भी आती है कि क्या ये सेल वर्क करेगा या किया नहीं नहीं करेगा। करेगा, जिसको फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगला टॉपिक ही मेरा ये है। फिजिबिलिटी कहते हैं जी मैं एक वो चीज। करवाने लगा, मैं वही। दूस एक एक जो कंफ्यूजन है मेरी वहां पे वो ये है कि अगर तो ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को कैथोड या एनोड में वो जी करना है, तो उसमें हम फिजिबिलिटी क्यों देख रहे हैं मैं अभी बता जब देता हूँ, मैं अभी बता। इन आइदर केस वो वर्क करेगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमारे सामने। ये मैं आप इसमें से अपनी मर्जी के कोई से 2 एलिमेंट बताएं, कोई से 2 एलिमेंट जो आपका दिल करता है, अप टू यू। मैग्नीशियम और टिन ले लें। एक हमने ले लिया मैग्नीशियम, ये वाला। अब ये जी मैं बता रहा हूँ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन की, और दूसरा है टिन SN। ये ठीक हो गया। अब आप इसका एक रिलेशन बनाएं, मैं इसका रिलेशन आपको बना कर देता हूँ कि आपने इसका रिलेशन बनाना कैसे है, और इसके रिलेशन से आपको ना ये चीज समझ आ जाएगी कि एक मिनट मैं जरा इसको यहीं पे बनाता हूँ। ओ माय गॉड, ये तो कम हो गया, ये तो नहीं। अच्छा इसके कितना आ रहा है जिंक का? मैग्नीशियम का आ रहा है जी, -2.37। जी ये देखिएगा। फर्ज कर लेते हैं जी हमारे पास ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम, और इसका ई नॉट कितना आ रहा है जी? -2.3। -2.37। इसके बाद हमने इसको मिलाना है जी टिन के साथ, SN के साथ। SN2 पॉजिटिव जो है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये बन गया SN0, और इसका जो ई नोट आ रहा है ये आ रहा है माइनस। -0.14। अब आप इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। कैसे? देखिए जी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी बन सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, मैं कहता हूं क्या मैग्नीशियम, ये वाला, ये दोनों 1, क्या मैग्नीशियम और टिन आपस में मिल सकते हैं? जी मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते?
जी बताइए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्यों नहीं मिल सकते? कोई और पार्टिसिपेंट इसमें बताए। जी मलिक साहब, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जी सबा इधर आप भी काइंडली अनम्यूट रखिए। जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर सर ये मेरे इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देके तो लग रहा है कि ये नहीं मिलेंगे, ये इसलिए बिकॉज दोनों है ना, सिर्फ मैग्नीशियम और टिन का बताएं, क्या ये मिल सकते हैं? नहीं सर। ये इसलिए नहीं मिल सकते, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। दो रिड्यूस्ड फॉर्म की बिल्कुल। चीजें कभी नहीं मिल सकती इलेक्ट्रोकेमिकली। अच्छा, जी दूसरी सर। पॉसिबिलिटी है ये वाली, मैग्नीशियम और टिन वाली। क्या मैग्नीशियम आयन और टिन आयन, क्या ये मिल सकते हैं? ये भी नहीं मिल सकते क्योंकि नहीं। दोनों आयन्स हैं। हम्म, तीसरी बिल्कुल। पॉसिबिलिटी क्या है? मैग्नीशियम मिले टिन के साथ, और चौथी पॉसिबिलिटी है टिन मिले मैग्नीशियम के साथ। तो मैं तीसरी पॉसिबिलिटी लिखता हूं कि मैग्नीशियम जो है मेरा वो न्यूट्रल है, और जो टिन है मेरा ये 2 पॉजिटिव है। तो इसके नतीजे में होगा क्या? मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा 2 पॉजिटिव और टिन हो जाएगा 0 में। अब इसका ई नॉट निकालें। ई नॉट, मैग्नीशियम यहां पर बिहेव कर रहा है एज अ एनोड। क्या वैल्यू है इसकी? तो आपके पास फार्मूला क्या था? कैथोड माइनस एनोड। माइनस कैथोड एनोड की वैल्यू क्या है जी? -0.14। कैथोड की वैल्यू है, मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर माइनस रहे हैं, 0.1। -2। यही है ना आपके पास? बिल्कुल। 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कैथोड यहाँ पे देखिए ये बिहेव कर रहा है एज एन एनोड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की जो भी वैल्यू है वो आपने एनोड की जगह लिख दी, -2.37। ये आंसर आ गया -0.14 प्लस 2.37। आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ये ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब मैग्नीशियम और टिन का रिएक्शन फिजिबल है, आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं अब बात करता हूं इस रिएक्शन की चौथी पॉसिबिलिटी में, मैं टिन आयन ले लेता हूं, यानी टिन को न्यूट्रल लेता हूं, और मैग्नीशियम आयन, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी चौथी। ये तीसरी थी और ये चौथी पॉसिबिलिटी है। तो अब आप देखते हैं क्या रिएक्शन होगा कि नहीं। टिन हो गया 2+ और मैग्नीशियम हो गया 0। तो अब आप इसके लिए देख लें ई नॉट कैसे निकलेगा। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है? -2.37 2.3 माइनस एनोड की वैल्यू क्या है? माइनस -0.14। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है। आप यहां से कोई मेंबर पकड़ लें, कोई मेंबर अपनी मर्जी का पकड़ लें, और आपने उसकी ई नॉट ऑफ द सेल निकालनी है। आपको यहीं से पता चल जाएगा वो फिजिबल है कि नहीं। आप दोनों की एक तरफ रिड्यूस फॉर्म लिखें, एक तरफ ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखें, और दोनों को आपस में अटैच करवा दें, आपके पास ई नॉट ऑफ द सेल भी निकल आएगी उससे। ये बात समझ आई सर आपको? फिर ये कह सही सकते है, हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यूज हमें गिवन होंगी। जी ये गिवन होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू गिवन होंगी तो हम ये काम कर सकते हैं ना। जैसे ये देखें, ये देखें, यहाँ लिखा हुआ उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और जितने न्यूमेरिकल्स इसकी बेस पर आते हैं ना, हम याद तो नहीं अब कर सकते ना इतनी ज्यादा वैल्यूज जो है। तो ये इसके अंदर जो एक छोटी सी बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि ये बड़े लोगों का क्वेश्चन होता है, हाउ वी कैन सी द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो हम उसकी 4 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म कभी रिएक्शन नहीं करती। फिर हम दोनों तरफ से देख लेते हैं, भाई मैग्नीशियम सॉलिड लूं और जिंक आयन लूं, या मैग्नीशियम आयन लूं और स्टेनलेस सॉलिड लूं। तो आप इस तरह से इनको कंपैरिजन करते जाएंगे, जो जो आपका दिल करता है आप यहाँ से कोई भी उठाएं और उसकी फिजिबिलिटी देखें। तो तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाँ वो जी, ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर एग्जैक्टली सकता है। वो उससे रिप्लेस हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे पास क्लोराइड आयन है तो जी ये सर। गोल्ड या फ्लोराइड फ्लोराइड से रिप्लेस हो सकता है, यानी जिसकी पॉजिटिव वैल्यू कम है और यस जिसकी सर। पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वाला कम को रिप्लेस करेगा, कम वाला ज्यादा यानी को नहीं कर सकता। नीचे वाला ऊपर वाले को कर सकता है। एग्जैक्टली ये इसमें जहां पर पॉजिटिव वैल्यूज है। हाँ, अगर आप जी नेगेटिव और पॉजिटिव में करते हैं, जैसे मेरे पास ये मौजूद है आयरन Fe, और एक सोल्यूशन में
मेरे पास F2 आयंस है, F2 मौजूद है, तो ये फ्लोराइड को नेगेटिव कर देगा। अगर मेरे पास एक जगह पे गोल्ड के आयंस हैं, ये अगर आप एक्वा रीजिया का कॉन्सेप्ट सीखे ना, एक्वा रीजिया जो है, यस तो एक्वा रीजिया में क्या किया था एक्चुअली जाबर बिन हयान ने, उसने गोल्ड को क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया था और वो उसको वाटर में ले जाता था, सोल्यूबल कर देता था। गोल्ड पकड़ा, उसको वाटर में सोल्यूबल कर दिया एक्वा रीजिया के जरिए। अब आम बंदे को वो पानी नजर आ रहा है, वो क्या करता था, इस गोल्ड के आयन में आयरन डाल देता था, लोहा डालता था थोड़ा सा। अब अगर आप इनके रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो ये गोल्ड आयन से न्यूट्रल हो जाएगा और ये 3+ में चला जाएगा। तो लोग कहते थे कि वो आर्टिफिशियल तरीके से सोना बनाता था, उसकी अगर बुक्स पढ़े तो एक्चुअली वो गोल्ड कैसे कर रहा है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद, ये स्पॉन्टेनियसली अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यही चीज है आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें मिलती है सारी की सारी। तो ये आपके सामने मैंने ये छोटा सा एक फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बताने की कोशिश की है। ये आप लोग देखिएगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका ये वाला। ये देखें, प्रैक्टिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ये मैंने प्रैक्टिस करवानी थी आप लोगों को, तो ये चलें आप लोगों ने कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके अंदर अरेंजमेंट है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप इसके ऑनवर्ड चलते हैं, इलेक्ट्रो क्योंकि बड़ा मजेदार टॉपिक है और ये जब से मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया ना, तो उसके बाद से ये काफी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ना इस पे ग्रिप आ जाती है जब आप इसको अच्छे लेवल पे टीच कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही है। खैर, फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आ रहा है वो वीकेस्ट और जो सबसे नीचे आ रहा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट। ये याद रखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। ये एक रिलेशन था गिब्स फ्री एनर्जी के हवाले से, और फिर उसमें ये कंडीशंस लगी हुई हैं कि किस कंडीशन में आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, जिसे आप नर्स्ट इक्वेशन से भी रिलेट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन तो खैर ये लिखी हुई है, सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये वाली। अगर आपको ई नॉट ऑफ द दिया हो, आर आपके पास क्या होता है 0.021, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कॉपर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये एन की वैल्यू यहाँ से चेंज होती है। एफ जो है ये फैराडेज है 96500। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो आपके रिडक्शन वाले हैं लॉग उसका लेंगे और ऑक्सीडेशन वाले का, तो यूं आपके पास ई नॉट ई ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल निकल आएगी नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। और जो आपके पास ये रिलेशनशिप है ना, इसकी 3 कंडीशन है। देखिए, अगर ये फैक्टर डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पैदा हो रही है वो ज्यादा है हीट ऑफ रिएक्शन से। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है हीट ऑफ रिएक्शन से, और अगर ये 0 आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन NEF, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू NEF, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोग याद रखिएगा। ये नीचे मैंने ऑब्जेक्टिव इसके दे भी दिए हैं, ये ना इसके अंदर। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, कंसंट्रेशन सेल्स है, आपको पता होगा 2 तरीकों से करंट पैदा होते हैं, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन और एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सेल वो होता है जिसमें डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड हो या इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में क्या है, एक तरफ भी कॉपर है और दूसरी तरफ भी कॉपर का रोड है, लेकिन एक तरफ जो कॉपर है वो है आपके पास, फर्ज कर लें 3 सेंटीमीटर का, और एक तरफ कॉपर है 1 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर से कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 सेंटीमीटर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जब तक ये भी 1.5 ना हो जाए और ये भी 1.5 ना हो जाए। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, यानी एक तरफ मेरे पास 2 मोलर सोल्यूशन है और एक पर मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन है। तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, सॉरी ये 3 है ना, तो इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा। और अगर ये 2 मोलर और 1 मोलर सोल्यूशन है, अलग अलग सोल्यूशन सेम है, कॉपर का रोड है, कॉपर के रोड की जो विड्थ है वो भी सेम है, लेकिन सोल्यूशन जिसमें डिप किया हुआ है उनकी मोलैरिटी डिफरेंस है, तो 2 मोलर से 1 मोलर में आइन जाना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा वो आपके पास कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन 1 और 1 नहीं हो जाएगी। तो आपके पास ये सोल्यूशन जो है ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ये आपके पास सर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोड्स
की थिकनेस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में तो होते ही सेम है ना, इलेक्ट्रोलाइट में तो होते ही रॉड सेम है। इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रोलाइट में जहाँ डिफरेंस आएगा, वहां पे जहाँ पे रिएक्शन होगा या करंट पास होगा, हाँ जी। वहां पे थिकनेस ऑफ हाँ, इलेक्ट्रोड्स पे आप कोई थिकनेस डिफरेंस का आएगा या जरूर नहीं? आता है, क्योंकि वो आयंस उसकी तरफ ट्रांसफर हो रहे होते हैं ना, तो वो आयंस को बैलेंस करने के लिए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ आयंस के लिए, अदरवाइज उसकी करंट जो पासेज है वो उसी से हो रहा है। ले जी। सर मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जी 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 जैसे आपने इलेक्ट्रोड का बताया सर, जी जी। जैसे हम रिफाइनिंग का कॉपर करते बिल्कुल, हैं सर, रिफाइनिंग ऑफ उसमें कॉपर करते हैं, उसमें एक तरफ इम्प्योर कॉपर होती है और एक तरफ प्योर कॉपर होती है। तो प्योर इम्प्योर कॉपर होता है टूटती जाती है और वो प्योर उसमें के साथ, जाते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ये आप ना, अगर आप मैट्रिक की बुक आपके पास हो ना, मेरे पास तो है नहीं, वैसे ऑनलाइन मिल जाएगी, उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में ना, लास्ट में जो जी सर। केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो किसी के पास बुक हो तो वो बुक शेयर जरूर कर दे उसकी पिक्चर। अच्छा जी, इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन बाय द हेल्प, ये कंडक्टोमेट्री और जो आपके पास ये पोटेंशियोमेट्री है, ये उससे रेलेवेंट चीजें हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपके पास, इसके अंदर पीएच निकालने का फार्मूला ये है, क्यों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में ये है और ग्लास में ये है। याद रखिएगा, ग्लास इलेक्ट्रोड बेस्ट है इसके लिए। जब भी आपने पीएच निकालनी है, आपका यूनिवर्सल पीएच इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वो ग्लास इलेक्ट्रोड से बना होता है। तो इसमें आपके पास वेरी इजी है, इसमें इफेक्टिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट से शीशे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी जो है सैंपल की वो भी यूज हो सकती है, पॉइजन नहीं होता जल्दी से। तो ये इसका फार्मूला है ग्लास इलेक्ट्रोड का। हमारे जितने पीएच मीटर्स पड़े हैं ना लेबोरेटरीज के अंदर, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी फंक्शनल है, वो इसी से बने हुए हैं। तो उसके बाद चलते हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल्स, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये तमाम चीजें हैं। वैसे तो ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हमने जिस तरह की डिस्कशन कर ली है मेरे ख्याल से, अगर हम इसको करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज इसमें आ गई, मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो याद रखें, नोबल मेटल्स है कॉपर, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये इतनी आसानी से डाइल्यूट एसिड्स का रिएक्शन नहीं करती हैं, और उसकी रीजन ये है कि उनके रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता। फिर एक मेटल को दूसरी में डिस्प्लेस कैसे करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें आपके पास ही दो किस्म के सेल्स आ जाते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल जिनको नॉन रिचार्जेबल कहते हैं, और ये नॉन रिचार्जेबल सेल्स में आपके पास सबसे पहले आ जाता है अल्कलाइन बैटरी नॉन रिचार्जेबल, जिसमें जिंक और मैंगनीज ऑक्साइड यूज होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैंगनीज वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मैंगनीज ऑक्साइड बना देता है। ये आपके पास जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है और ये इसकी वोल्टेज है जो प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है जिसमें जिंक और हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, लेकिन इसमें अ, उसमें भी जिंक है, इसमें भी जिंक है, लेकिन इसमें सिल्वर ऑक्साइड यूज हो रहा है। और ये सिल्वर ऑक्साइड जो है ये वाटर से मिलने के बाद ये आपके पास उसका ओवरऑल रिएक्शन आ रहा है, सिल्वर इसमें सॉलिड प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होता है, इसका वोल्टेज भी 1.5 है। सेकेंडरी सेल्स कौन से होते हैं, जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं, जो रिचार्जेबल होते हैं। इसमें निकल कैडमियम सेल है, उसके दोनों रिएक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसका वोल्टेज भी लिखा हुआ है। ये आपके पास लेड एक्यूमुलेटर बैटरी है, लेड और लेड ऑक्साइड की, इसमें आपके पास एनोड लेड का है, कैथोड लेड ऑक्साइड का है, 30% सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। एक सिंगल सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, 6 सेल 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, जब ये बैटरी डिस्चार्जिंग रिएक्शन कर रही होती है तो एसिड कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी 1.25 से 1.15 हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं।